हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अपनी अपनी बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारियां काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। आज हम लोग सीखते हैं कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा ट्रांसवर्स नेचर का कैसे होता है। जैसा कि मैंने पिछले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। जब अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करे, यानी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे, और मीडियम पार्टिकल कैसे इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें, इसके परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेट कर रहे हैं, ये दीज एरोज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो ये हमारे कैसे हैं, परपेंडिकुलर पार्टिकल्स हमारे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके की वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और इसका जनरली जो हम फिगर बनाते हैं वो कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ट्रफ एंड क्रस्ट के फॉर्म में हमारी ये वेव्स ट्रेवल करती हैं। उसके बाद हमने बताया था आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जनरली हमारे पास क्या होता है कि अगर वेव हमारा इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो मीडियम पार्टिकल जो होते हैं वो इसी के अलोंग, यानी ये कोई पार्टिकल है तो ये इसी के अलोंग ऐसे और ऐसे वाइब्रेट करेगा, टू एंड फ्रो, जैसा कि साउंड वेव है। तो साउंड वेव भी कुछ इसी तरीके से ट्रेवल करता है, ठीक है। कि अगर कोई चीज़ या स्पीकर, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे स्पीकर लगा है, यहाँ पे स्पीकर लगा हो और यहाँ से साउंड हमारी निकल रही है, तो यहाँ के जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, कुछ इस तरीके से होंगे कि यहाँ पे अचानक से रेयरफैक्शन बन जाएगा, क्योंकि ये पुश होता है। जब हम साउंड बोल यहाँ से, यानी जब वॉइस हमारी रिलीज होती है या किसी भी स्पीकर से साउंड जब ट्रांसमिट होता है सराउंडिंग में, तो यहाँ के पार्टिकल थोड़े से पुश होते हैं। जब पुश होते हैं तो यहाँ पे पार्टिकल बहुत कम बचते हैं, ठीक है। और यही फर्दर आगे की पोजीशन पे पार्टिकल की डेंसिटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ कम पार्टिकल है और इतने दूर में पार्टिकल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम रेयरफैक्शन बोलते हैं, और इस चीज़ को जहाँ पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा है उसको कंप्रेशन बोलते हैं। फर्दर ये चीज़ क्या होता है कि जहाँ यहाँ पे कंप्रेशन अगर है तो ये फर्दर वाले आगे वाले पार्टिकल को पुश करते हैं, यानी एक टाइम पे जब इसका दूसरा पैटर्न हम बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि इस वाले जगह पे अब आपको बहुत सारे पार्टिकल मिल जाएंगे, बहुत सारे पार्टिकल मिल जाएंगे, और इस वाले जगह पे पार्टिकल की क्वांटिटी बहुत कम होगी, यानी गैसियस पार्टिकल की क्वांटिटी काफ़ी कम होगी। नहीं फर्दर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ध्यान से देखें कि भाई जो चीज़ यहाँ से अगर ये क्या करेगा, अब यहाँ ज़्यादा हो गया तो ये एक्सपेंड होंगे ऐसे फटाक से, जब एक्सपेंड होंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेयरफैक्शन बन जाएगा, यानी पार्टिकल की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और इस तरफ दोनों तरफ ही हमारे कंप्रेशन बन जाएंगे, यानी ये बहुत सारे पार्टिकल इधर भी हो जाएंगे, ठीक, और बहुत सारे पार्टिकल इस तरफ भी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो यहाँ भी आपको ऐसे ही मिलेगा कि बहुत कम पार्टिकल मिलेंगे, फिर इस डायरेक्शन में आपको थोड़े दूर में बहुत ज़्यादा पार्टिकल मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा साउंड वेव हमारे मीडियम में प्रोपगेट करता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो, अब इसमें यही दिख रहा है कि यानी कि पार्टिकल्स जो हैं, वेव हमारी इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है, पार्टिकल कुछ ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वेव हमारी ट्रेवल कर रही है उसी के अलोंग ये पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो सच वेव्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमें अगर ट्रांसवर्स नेचर दिखाना है कि भाई ये ट्रांसवर्स नेचर का ही होता है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, अगर वेव हमारी एक्स एक्सिस में प्रोपगेट कर रही है, अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में प्रोपगेट हो रही है, तो इसके अलोंग हमें कोई भी वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का नहीं मिलना चाहिए। इसके अलोंग कोई भी वाइब्रेशंस हमको नहीं मिलना चाहिए, जबकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसके अलोंग तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का है, वाई और जेड के अलोंग तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन मिल सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मिलने लगा तो इसका मतलब क्यों, तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, ट्रांसवर्स तो होगा ही नहीं। तो यही चीज़ हमें और आपको समझना है और सीखना है। देखो बच्चों, इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले तो ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये जो आपके सामने फिगर है, ये मान लेते हैं कि ये एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये एक्स एक्सिस में प्रोपगेट हो रही है, और इसका ये इक्वेशन है E = E0 sin ωt माइनस kx। इसको ऐसे भी लिख सकते हो E0 sin kx माइनस ωt, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जा सकता है। तो जब एक्स एक्सिस में हमारी वेव प्रोपगेट कर रही है तो हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कंसीडर किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के लिए हमने ये एक इक्वेशन ले ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से प्रोपगेट कर रहा है। चलो इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वाई एक्सिस पे अप्लाइड है, तो यहाँ पे जे कैप आ जाएगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो, और स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो केवल ऐसे लिख लोगे कि E = E0 sin ωt माइनस
के एक्स। ये बात आपको क्लियर है। अब हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, वन एंड ओनली एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो हमने क्या किया कि एक पैरेललो पाइप्ड कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया? एक पैरेललो पाइप्ड कंसीडर किया। ए बी सी डी ई एफ जी एच, उस पैरेललो पाइप का नाम क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस पैरेललो पाइप में हमने दो वेव फ्रंट कंसीडर किए। ये जो ए बी सी डी आपको दिख रहा है, इस पैरेललो पाइप में दो वेव फ्रंट आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी। ये किसी इंस्टेंट टी पर हमने एक वेव फ्रंट कंसीडर किया ए बी सी डी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, ठीक है। और टी से जस्ट पहले एक और वेव फ्रंट हमने कंसीडर किया ई एफ जी एच, ठीक है। ये यहाँ पे ओरिजिन पे है एग्जैक्टली, और ये टी इंस्टेंट पे है। अब दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो इस फेस का जो हमारा यूनिट वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर आएगा, वो उस फेस के जस्ट आउटवर्ड होगा। जरा वो बुक उठाना हमजा, कोई भी एक बुक, हाँ बच्चों को समझाने के लिए जरा देना। ये वाला फेस आपको जो दिख रहा है ए बी सी डी, वो कुछ ऐसे है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा यानी ए बी सी डी, ऐसे समझ लो ए बी सी डी, ठीक है हमारा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मूव किधर कर रही है? एक्स एक्सिस में, तो उसका भी डायरेक्शन इधर ही है। और इस फेस का जो एरिया वेक्टर है वो भी इधर ही है। जबकि हम फर्दर ई एफ जी एच की बात करें तो ई एफ जी एच वाला समझ लो ये है ई एफ जी एच ऐसे। तो इसका यूनिट वेक्टर की, एरिया वेक्टर की अगर बात करें, एरिया का यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके से हो गया, नॉर्मल वेक्टर इस सरफेस का कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है ई डैश एक्स वेक्टर, वो हमारा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मूव कर रहा है, इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस फेस का हमारा नॉर्मल वेक्टर है या एरिया वेक्टर है, और इस वाले फेस ए बी सी डी का कुछ इस तरीके से है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब और ये जो पैरेललो पाइप्ड है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए गॉसियन सरफेस, एज ए गॉसियन सरफेस। अब ध्यान से देखा जाए तो इस गॉसियन सरफेस में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो मूव कर रही हैं, तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पैरेललो पाइप से मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग। लेकिन क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? क्योंकि अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो गॉस लॉ के हिसाब से साफ होता है कि अगर कोई भी हमारा सरफेस अगर नेट चार्ज की भी इंक्लोज करता है, तब इस सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो Q का 1/ε0 टाइम्स होती है। और यहाँ ये पैरेललो पाइप को अगर हम एज ए गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं तो दिस गॉसियन सरफेस डज नॉट इंक्लोज एनी चार्जेज। सो इसका अगर हम सरफेस इंटीग्रल भी निकालें ए बी सी डी यानी कि फाई ई की वैल्यू निकालें तो हमारा 0 मिलना चाहिए। सरफेस इंटीग्रल से भी हम लिख दे रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस पूरे गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा लिख लो, ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए? 0 मिलनी चाहिए। अब देखो बच्चों इधर आ जाओ। अब इतना आप समझ गए, अब थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं लिखने के लिए। तो इस पूरे पैरेललो पाइप से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। देख लो आगे, बिकॉज दिस पैरेललो पाइप डज नॉट कंटेन एनी चार्जेज। अब इसी चीज को सेक्शन में लिख लेते हैं। कैसे सेक्शन में लिखते हैं? एक एक सेक्शन में, एक एक फेस के लिए, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में तो सारा फेस एक साथ इंक्लूडेड है। हमने इसी चीज को लिख लिया कि फाई ई इज इक्वल टू, भाई यहाँ से चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई एफ जी एच ई डी ए कॉस थीटा 1 मान लिया कि यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जो बीच का एंगल है वो थीटा 1 है। अब दूसरा सरफेस चलो ले लेते हैं ए बी सी डी वाला। तो ए बी सी डी और ई डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा 2 ले लिया, ठीक है। अब तीसरा सरफेस ले लेते हैं। देखो चूंकि पैरेललो पाइप है तो इस फेस का एरिया और इस फेस का एरिया एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो मान लो ये एरिया A1 है तो इसको हम A1 और A1 लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर वाला एरिया यानी कि एफ जी सी बी की बात करें या एफ बी सी जी की बात करें, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही इस नीचे वाले का होगा। तो इसको भी हम एक जैसे ले लेंगे कि फिर सरफेस इंटीग्रल एफ बी सी जी, और यहाँ लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी वही अप्लाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम वही वैल्यू रखेंगे, और एरिया चूंकि अलग है तो हमने लिख लिया DA2। और इसमें एंगल भी हो सकता है कुछ दूसरा बन जाए इस वाले फेस के लिए और इस वाले फेस के लिए, तो हमने चलो यहाँ पे एंगल भी लिख लिया θ3। अब फिर से प्लस, अब इसके जस्ट बॉटम वाले फेस पे आ जाओ तो
EH और ये वैल्यू D और A, DA और E.DA2 इंटू कॉस थीटा 4 प्लस, अब आ जाओ इसके नेक्स्ट सरफेस पे, क्योंकि हम लोगों ने देखो साइड वाले दोनों ले लिए, टॉप और बॉटम वाले दोनों ले लिए, अब फ्रंट वाला इधर का बचा और बैक वाला एरिया बचा, तो एरिया सेम होगा। अब यहाँ पे हमने लिखा E और पहले फेस का नाम लिख लो EF या ABFE, ABFE, ध्यान रहे ABFE, ये फ्रंट सरफेस है। ये हमारा भाई देखा जाए, मान लो ये हमारा पैरेललोपाइप्ड है, तो जो एरिया इस सरफेस का होगा वही इस सरफेस का होगा, जो इस फ्रंट का एरिया होगा वही इसके बैक का एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा टॉप का वही हमारा बॉटम सरफेस का एरिया होगा। ठीक है, तो हमने एरिया इसीलिए एक जैसा कंसिडर किया है दो दो सरफेस का। तो अब हम फ्रंट सरफेस की बात कर रहे थे, ABFE, तो ABFE लिख लिया E, और इसका एरिया मान लेते हैं A3 है, और इसके बीच का एंगल क्या है अभी A3 और इसके बीच में, ये तो हमको नहीं पता, तो हम यहाँ पे θ5 अभी लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा है बैक सरफेस। बैक सरफेस हमारा कौन सा है, ये वाला है, ये वाला फेस है, तो इसको हम यहाँ से भी लिख सकते हैं HDCG, तो HDCG, और यहाँ लिख लिया DA3 इंटू कॉस θ6। अब ये टोटल वैल्यू हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, तो भाई हमने इसको कर दिया 0 के इक्वल। चेक करते हैं कि 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर जा रहा है, इसी फिगर से आप समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो एकदम फिक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर से इस तरफ को जा रहा है। अब इसके फेस पे आ जाओ, टॉप वाले फेस पे आ जाओ, तो इस टॉप फेस का जो नॉर्मल वेक्टर होगा या एरिया वेक्टर हो इस तरीके से होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरीके से इस तरफ जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। यानी जब हम टॉप वाले फेस की बात करेंगे, यानी इस वाले फेस की बात करेंगे कि FBCG वाले फेस की, तो यहाँ पे θ3 जो लिखा है इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हमारी θ3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। और सबको पता है होना चाहिए कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और ये भी सबको पता होना चाहिए कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और ये भी पता होना चाहिए कि cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। ये आप लोगों को पहले से नोन होना चाहिए, वरना मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे जब cos θ3 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फ्रंट सरफेस पे हमारा एरिया वेक्टर कुछ ऐसे हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमारी मूव कर रही है, तो एंगल हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री बन गया है नॉर्मल वेक्टर के साथ इस वाले सरफेस के लिए। सिमिलरली इसका बॉटम वाला फेस के लिए भी देखोगे तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्मल वेक्टर इस बॉटम फेस का कुछ इस तरीके से, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो टॉप और बॉटम के लिए जब कॉस की वैल्यू 90 डिग्री है, वैल्यू 0, इसका मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा रिजल्ट और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 से जब इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो होल रिजल्ट आपका 0 बन गया। भाई जब इस 0 से इस वाले वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे तो होल रिजल्ट 0 बन गया। यानी ये एक तरीके से पूरा कैंसिल हो गया और ये एक तरीके से पूरा कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं फ्रंट और बैक वाले का। तो फ्रंट और बैक में भी ऐसे ही है, क्योंकि फ्रंट वाला जो सरफेस था उसका एरिया वेक्टर इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमारी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे भी हमारा इसकी वैल्यू 0 आ गया। और 0 से जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये होल हमारा 0 बन गया। सिमिलरली जब इसकी बात करते हैं बैक सरफेस का, तो उसका एरिया वेक्टर कुछ इधर हो गया और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे मूव कर रही है। तो यहाँ पे भी आपको यानी ध्यान देना, कुछ ऐसे हमने बना रखा है कि बैक वाला जो सरफेस था उसका एरिया वेक्टर उस तरफ हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर मूव कर रही है। तो यहाँ पे भी हमारा देख लो, इसको हमने सीधा कर दिया तो यहाँ पे भी 90 डिग्री मिल रहा है, यानी यहाँ पे भी वैल्यू हमको 0 मिला। और इस 0 से जब हमने बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टोटल हमारा 0 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं इस वाले का फ्रंट और इसका, तो अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी थीटा हमें यहाँ पे कितना मिला, 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री मिला तो cos 0 की वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ मूव करी एक्स एक्सिस में और इस फेस का एरिया वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल टू द प्लेन वाली जो वेक्टर है वो इधर है। तो दोनों यानी कि एन हमारा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना बन गया अब 180 डिग्री इस फेस का। तो अब यहाँ पे cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी इस वाले में इसकी वैल्यू हमें -1 मिला और इसकी वैल्यू हमें +1 मिला। अब +1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया पैरेललोपाइप से पास होने वाला, तो क्या मिला कि भाई EDA और -1, यानी कि माइनस का EDA, ठीक है, ED
ये चलो अभी इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। और ये हमारा सरफेस कौन सा है, ई, पूरा सही से लिख, साफ साफ लिख दे रहा हूँ बेटा, माइनस ई एफ जी एच और ई इंटू डी ए। दूसरे वाले का अब हमने लिखा कि ए बी सी डी, और ये प्लस में ही मिला ई इंटू डी ए, और 1 और 1 लिखा है तो डी ए 1 और डी 1। अब एरिया की अगर हम बात करें तो भाई देखो ए बी सी डी में ये वाली लंबाई कितनी है डी जेड, और ये वाली ऊंचाई कितनी है डी वाई, तो इस ए बी सी डी का एरिया कितना हो जाएगा, तो डी वाई डी जेड। इसका भी अगर देखो तो ये चौड़ाई कितनी है डी जेड के बराबर, और ये ऊंचाई कितनी है डी वाई के बराबर, तो इसका भी एरिया हो जाएगा। यानी भाई एरिया का जनरल फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ की बात करो, मान लो ये है और ये लेंथ कितनी हमने कंसीडर की है डी जेड, तो ये हो गया डी जेड। अगर बी की बात करें, मान लो ये चौड़ाई, तो ये ऊंचाई यहाँ पे अगर डी वाई है तो ये भी तो डी वाई होगी, भाई ये डी वाई तो ये डी वाई ले लो, चाहे ये डी वाई ले लो, तो डी वाई। यानी आपको जो एरिया मिलेगा A1 बराबर वो कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। तो इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अब देखो तो माइनस ई और पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब कितना आ गया, डी वाई डी जेड प्लस यहाँ पे ई। भाई इसको ऐसा कर लो, इसको हमने इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने क्या कंसीडर करा है, ई एक्स डैश, तो इस वाले को हमने ई एक्स डैश लिख लिया और इसको लिख लो ई एक्स, ठीक है। इसमें डैश लगा दो और इसमें डैश ना लगाओ, एक्स और ये भी एक्स ही है, लेकिन एक में डैश है, इसमें एक्स डैश और इसमें केवल एक्स। ये और एरिया हमारी इतनी आई डी वाई डी जेड इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, इतना पहले फटाक से नोट कर लो, फिर थोड़ा सा ऊपर मिटा के लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब समझो भाई, इसको हमने 0 कर दिया तो यहाँ से डी वाई डी जेड हमें क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। तो मिला क्या कि ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इंटू डी वाई डी जेड इक्वल टू 0। तो ये इसको अगर हम इस साइड भेज दें तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी ई एक्स माइनस ई डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ई एक्स इक्वल टू ई डैश एक्स, ठीक है। और टोटल फ्लक्स की वैल्यू, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई जो जितनी फील्ड लाइन्स इस फेज से पास करेंगी उतनी उधर से पास कर रही हैं, भाई ये चीज़ क्या प्रूफ कर रहा है, जब ऐसा ही आ गया तो अगर हम जब मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी अगर हम कंसीडर करते हैं, बी के लिए भी कंसीडर करते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही आ जाएगा कि बी एक्स जो है वो बी एक्स डैश के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या प्रूफ करता है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या प्रूफ करता है ज़रा ध्यान से सोचो और बताओ कि ये स्टेटमेंट, ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या प्रूफ कर रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस वाले प्लेन, इस वाले वेव फ्रंट के लिए और इस ABCD वाले वेव फ्रंट के लिए ये कांस्टेंट है, आपस में बराबर है। तो जब बराबर है तो भाई इसका कांस्टेंट वाली जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मीडियम कांस्टेंट ट्रेवल करती है, वो तो वेव प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कि जो चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स होते हैं वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। तो अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेव प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमारी क्या आनी चाहिए, फिर 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई वेव हमारा प्रोपगेट नहीं कर रहा है। तो भाई यहाँ वेव के बारे में है, बात को समझना आप कि अगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है, इस वेव फ्रंट के लिए भी ई एक्स डैश की वैल्यू और इस वेव फ्रंट के लिए ई एक्स की वैल्यू दोनों आपस में कैसे आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पार्टिकल्स कभी भी वेव प्रोड्यूस नहीं करते। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी वेव हमारी प्रोपगेट नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट नहीं हो रही है, ट्रेवल नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं मिला। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है, ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इस तरफ नहीं है। अगर इस तरफ होता तो भाई ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव में अगर इस तरफ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रांसवर्स नहीं रहेगा, कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी के अलोंग हमें कोई कंपोनेंट मिल जाए। इसका मतलब वो तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया। और ये बात प्रूफ कर दिया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है तो वाई और जेड की तरफ हो सकता है। तो इसलिए दस वी कैन से दैट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
ट्रांसवर्स नेचर का होता है कि जब हमको कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि यहाँ से वैल्यू जीरो मिल गई तो ये पूरा पूरा जीरो हो गया। इस सिमिलरली जब मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप प्रूफ करोगे तो उसमें भी ऐसे ही पूरा जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, जिसे के अलोंग हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, उसके अलोंग कोई भी इनका कंपोनेंट नहीं है। दस वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर।